बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इजाज जुवेदला। पिछले दिनों में हमने डायबिटीज़ डायबिटीज़ अगाई के सिलसिले में एक वीडियो शूट की थी और उसमें हमने कहा था कि चूँकि ये सारी बॉडी को अफेक्ट करती है, तो बीइंग एन ऑफ्थल्मोलॉजिस्ट तो मैंने कहा था कि हम इसको आई में जो प्रॉब्लम होते हैं उनको हम फोकस करेंगे। तो ये 14 नवंबर चूँकि इंसुलिन बनाने वाले बेंटेन की डेट ऑफ बर्थ भी थी, तो ये पूरी दुनिया में सेलिब्रेट की। हमने उस पे थोड़ा बहुत जो हमारा नॉलेज था बॉडी पे शुगर के असरात और प्रिवेंशन, उस पे बात की थी। तो आज हमने फोकस किया कि इसको आई में क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकती हैं। तो आँख के हर स्ट्रक्चर को ये इन्वॉल्व कर सकती है। जैसे मैंने कहा था, चूँकि बॉडी इज़ कंपोज्ड ऑफ द सेल्स, मुख्तलिफ सेल हैं, 1 सेल, 2 सेल, 4 सेल, सेल के मजमूए से हमारी बॉडी बनी हुई है, मसल्स भी, बोन्स भी, सारी चीज़ें। इसलिए आँख का हर जो हिस्सा है वो अफेक्ट हो सकता है शुगर से। यानी लैशेस में स्टाई हो सकती हैं, लेड की ब्लेफराइटिस हो सकती है, कार्निया की सेंसेशन कम हो सकती हैं और यूवेइटिस हो सकती है, ग्लाकोमा हो सकता है, अर्ली कैटरेक्ट हो सकती है और लेंस चेंजेस के अलावा विट्रियस में चेंजेस आ सकती हैं, ब्लड लीक हो सकता है, इस्कीमिया हो सकता है। यानी आँख की हर स्ट्रक्चर को इन्वॉल्व कर सकती है और रिफ्रैक्टिव चेंजेस भी आ जाती हैं कि एक शुगर का मरीज है, उसको अगर पर्दे में कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, स्टाई भी नहीं बनी, ये इसको हम घमंड नहीं कहते हैं, कुछ भी नहीं हुआ, तो वो बाज़ का शुगर का लेवल हाई हो तो वो कहता है कि मुझे अच्छा नज़र नहीं आ रहा। उसकी ये वजह होती है कि शुगर उसकी जो आई के सेल्स हैं उसमें अकोमोलेट हो जाती है लेंस में और फिर उसको रिफ्रैक्टिव चेंजेस, यानी नॉर्मली वो देख रहा था और उसके बाद उसको पूरा नज़र नहीं आ रहा। तो इसलिए हम इसको स्ट्रेस करते हैं कि ये बहुत ज़्यादा अफेक्ट करती है बॉडी को और आई को। आई में ये इस तरह करती है कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी, इंटरनल कैरोटिड आर्टरी की एक ब्रांच है जो अंदर जाके रेटिनल आर्टरी बनती है, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी। तो रेटिना के 2/3 जो इनर पोर्शन है उसको सप्लाई करती है और बाकी जो 2/3 है वो फ्रॉम कोरैड से, कोरियो रेटिनल वेसल से सप्लाई होता है रेटिना। यानी रेटिना की 10 लेयर्स हैं। बाकी बॉडी की तरह उनको हेल्दी रखने के लिए ज़रूरी है कि नॉर्मल वास्कुलर स्ट्रक्चर हो, नॉर्मल ऑक्सीजन जाए, हीमोग्लोबिन की मिकदार सही हो और सेल हेल्दी रहें रेटिना के। अगर इसमें कहीं भी चेंज आ जाएगी तो ये अफेक्ट होना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैं बयान कर रहा था कि सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो है ये मेन आर्टरी है, इसके 4 लेयर्स होती हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की। अंदर एंडोथेलियल सेल हैं, बेसमेंट मेम्ब्रेन पे पड़े हुए हैं, फिर इंटरनल इलास्टिक लमीना एक लेयर है, फिर स्मूथ मसल है, फिर एडवेंटिशिया, यानी 4 लेयर हैं सेंट्रल रेटिनल आर्टरी जो आंख में एंटर हो रही है। तो जैसे जैसे ये आर्टरी आगे जाती है ये छोटी होती जाती है, इसकी ब्रांचेस बनना शुरू हो जाती हैं। आर्टरियोल जो है वो 3 लेयर्स पे कंपोज हो जाती है। इसमें जो मसल लेयर है वो गायब होना शुरू हो जाती है। उसके बाद कैपिलरी बनती है जो रेटिना को मेन सप्लाई जाके अंदर फोविया को और रेटिनल सेल्स को, रेटिनल लेयर्स को जाके सप्लाई करती है, वो कैपिलरी होती है। जो कैपिलरी है ये सिंगल लेयर जो है ब्लड वेसल्स है। यानी एंडोथेलियल सेल पड़े हुए हैं एक बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर और उसके ऊपर पैरासाइट पड़ा हुआ है। यानी 1:1 रेशियो है। ये एक एंडोथेलियल सेल है, इसके ऊपर एक पैरासाइट पड़ा हुआ है। यानी कैपिलरी में ये इतनी कमजोर है, इसमें 4 लेयर्स नहीं है, 3 लेयर्स नहीं है, ये सिंगल लेयर स्ट्रक्चर है। नीचे एंडोथेलियल सेल पड़ा हुआ है, ऊपर पैरासाइट पड़ा हुआ है, उसके ऊपर एक होल पड़ा हुआ है पैरासाइट का। अगर ये पैरासाइट लॉस हो जाता है तो एंडोथेलियल सेल डायरेक्ट एक्सपोज है सारी चेंजेस को। तो ये चेंजेस क्या होगी? ये चेंजेस ये होगी कि आउट पोचिंग हो जाएगी, जिसको हम माइक्रो एनोरिज्म कहते हैं। कि ये एक कैपिलरी है, इसका पैरासाइट ये गायब हुआ, ये ऊपर वाला कवर जो है जो प्रोटेक्टिव है, यानी ये सिंगल लेयर सेल है। और इस पैरासाइट के गायब होने से ये एंडोथेलियल जो लेयर थी कैपिलरी कैपिलरी लेयर, ये आउट पोचिंग होगी, जैसे ये मैं दिखा रहा हूँ। तो ये आउट पोचिंग ये इसको हम कहेंगे एनोरिज्म है। जब हम थर्मोस्कोपी करते हैं, फंडोस्कोपी करते हैं, तो ये एक ब्लड डॉट सा नजर आ रहा होता है रेटिना में। अगर ये आउट पोचिंग
ज़्यादा बड़ी होती जाए और ब्लड जो है शुगर कंट्रोल ना हो, तो वो क्या करती है, ये रैप्चर हो जाएगी। रैप्चर होने से जो इसके अंदर ब्लड है, इसके अंदर प्लाज्मा है, इसके अंदर हीमोग्लोबिन है, इसके अंदर आरबीसी सेल्स हैं, तो वो क्या करेंगे, वो इधर से निकलना शुरू हो जाएंगे। ये निकलेंगे तो रेटिना की, जैसे मैंने कहा कि 10 लेयर्स हैं, उसमें ये सेल्स जो हैं और ये ब्लड के जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स हैं, जो प्लाज्मा है, ये प्लेटलेट्स हैं, सारी चीजें हैं, ये उसमें ये एनोरिज्म के फटने से ये रिलीज हो गए। अब जो 10 लेयर हैं रेटिना की, जो नॉर्मल बिहेव कर रही थी, तो वो उसके उसको बुरा मनाएंगी, उसके अगेंस्ट वो अपना अफेक्ट शो करेंगी। ये इसी तरह की मिसाल है कि जिस तरह कोई किसी मोहल्ले में कोई एक वाइल्ड एनिमल दाखिल हो जाए, तो सारे लोग जो है मोहल्ले के वो इकट्ठे होके उसके पीछे उसके कार्रवाई करेंगे, उसको मारेंगे, उसको कुछ ना कुछ उसका रिएक्शन शो करेंगे। तो ये जो 10 लेयर्स रेटिना की हैं, इसमें जब ब्लड नॉर्मल वेसल के अंदर फ्लो कर रहा था, वो बाहर निकल आया, तो उसके अगेंस्ट उन्होंने अपना सारा अमल शो करना शुरू कर दिया। तो फिर उससे क्या होगा, अस्कीमिया हो जाएगा, यानी सप्लाई कम हो जाएगी ऑक्सीजन की, और अस्कीमिया क्या करेगा, वो न्यू वेसल बना देगा, यानी एक प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोड्यूस करने की कोशिश करेगा कि न्यू वेसल उस इस्कीमिक एरिया में प्रोड्यूस होना शुरू हो जाएंगे। ये अपनी जो है इमारत नहीं है रेटिना की, ये एक नई इमारत उधर बनना शुरू होगी, उस मोहल्ले में एक नई इमारत बनना शुरू होगी जो ठीक नहीं है। उसने फर्ज करो उनकी गली को रोक लिया, उसके पार्क को रोक लिया, आमदोरफ्त ट्रैफिक बंद कर दी, सारी चीजें होगी। तो ये अस्कीमिया जो है, इसने न्यू वेसल बनाने, नए कमरे बनाने शुरू कर दिए एनवीडी डिस्क के ऊपर, एल्सवेयर, या जो एरस है उसके ऊपर। यानी ये चीजें इधर बननी शुरू हो गई जो बननी नहीं चाहिए थी, ये हमें चाहिए नहीं थी, ये वो चीजें प्रोड्यूस होनी शुरू हो गई, कार्टन वॉल स्पॉट हो गए और बहुत सारी चीजें। तो ये स्कीमिया ने वेजेफ रिलीज किए, वेजो डायलेटर एंडोथेलियल ग्रोथ फैक्टर इन्होंने रिलीज करने शुरू कर दिए, और उन्होंने न्यू वेसल बनानी शुरू कर दी, ना सिर्फ रेटिना में, ना सिर्फ डिस्क पे, और आगे भी आयरस पे बनानी शुरू कर दी। और इससे खतरनाक किस्म का काला मोतिया होना शुरू हो गया, न्यू वास्कुलर ग्लाकोमा जिसको कहते हैं। तो ये कैपिलरीज जो है जब इकट्ठी होंगी तो आगे वेन्यूल बनाएंगी, उसकी स्ट्रक्चर कैपिलरी से मिलती जुलती होगी, स्मॉल वेन्स, लार्ज वेन्स और एट द एंड वेन्स। वो वेन्स जो है उनकी स्ट्रक्चर ऑलमोस्ट इसी तरह की होगी जिस तरह आर्टरी की, सेंट्रल रेटिनल आर्टरी की होती है, लेकिन ल्यूमन का डिफरेंस होगा, ल्यूमन का डिफरेंस होगा, बाकी सारी उसकी जो 4 लेयर्स हैं उसी की तरह उसकी होंगी। अब मसला ये है कि अगर ये हम सारा कुछ नहीं करेंगे तो ज़ाहिर है हमारा रेटिना और हमारी विजन पे इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे मैंने कहा कि आंख की सारी स्ट्रक्चर को ये इन्वॉल्व कर लेगी, और एट द एंड बाज का प्यूपल को इन्वॉल्व कर लेगी। ये प्यूपल है ना जो लाइट नियर डिसोसिएशन, यानी दूर देखने के लिए, नजदीक देखने के लिए लाइट इफेक्ट को ये कंट्रोल करती है, इस पर भी इफेक्ट आना शुरू हो जाएगा। तो इसके इफेक्ट के बाद इंसान की नजर कम होना शुरू हो जाएगी। तो अब शुगर जो है इसके साथ बहुत सारे एसोसिएटेड चीजें भी हैं, ये अकेली तो नहीं है, इसमें हमारी आदत, हमारा डेली रूटीन और हमारी अदर अदर बीमारियां उस पे ज्यादा नुकसान करेंगी। अब कब इसका ज्यादा नुकसान होगा, वन इज कि इसकी ड्यूरेशन जो है अगर बहुत लंबी है, कई सालों से अनकंट्रोल रही है, तो ज्यादा नुकसान होगा लामहला। और शुगर कंट्रोल नहीं है, कभी भी कंट्रोल नहीं है, या दरमियान में अगर खवातीन है, प्रेगनेंसी होगी तो इसका रिस्क बढ़ जाएगा। हाइपरटेंशन है, ब्लड प्रेशर तेज होता है और इसका रिस्क बढ़ जाएगा। इसी तरह लिपिड्स की मिकदार ब्लड में मुख्तलिफ है तो और फर्क पड़ना शुरू हो जाएगा। गुर्दे की अगर बीमारी हो जाए, शुगर की वजह से हो जाए, जिस तरह हो जाए, तो उसमें इसका भी रिस्क, शुगर की जो असरात आंख पे हैं उसका रिस्क बढ़ जाएगा अगर किसी को गुर्दे की बीमारी भी होगी, नेफ्रोपैथी होगी। स्मोकिंग, जो तंबाकू नोशी है या सिगरेट स्मोकिंग है, जो भी है, हुक्का स्मोकिंग है, वो भी इस पे बुरा असर डालेगी। मोटापा, इसी तरह
अगर अनीमिया है यानी बंदा वैसे ही कमजोर है, उसमें ब्लड सेल्स और सारी चीजें कम है, वो भी ज्यादा अफेक्ट करेंगे। लैक ऑफ एक्सरसाइज, ये तो सबको पता ही है कि एक्टिविटी नहीं होगी, इनपुट आपने ज्यादा कर लिया, शुगर ज्यादा कर ली, ऊपर से बीमारी है, ऊपर से खाना दाना और ज्यादा कर लिया, और मोटे होना इसके ऊपर एक और एडेड इफेक्ट हो जाएगा। अब ये सारी चीजें जब हो गई, ये आउट पोचिंग हो गई, ब्लड रिलीज हो गया, ये सारी कॉम्प्लिकेशन होने शुरू हो गई, तो फिर हम इसको डिवाइड करते हैं 3 स्टेजेस में। एनपीडीआर जिसमें ये एनोरिज्म्स है, ब्लड है, एक्सुडेट्स हैं, ये एक स्टेज है। दूसरी ये है कि ये सारी चीजें हैं और एनवीडी एनवीई प्रोड्यूस हो गई है। तीसरी स्टेज ये है कि ये होने के बाद एडवांस स्टेज आ गई है कि ये जब चीजें ब्लड और सारी चीजें रिलीज हो गई विट्रियस में और ट्रैक्शन हो गई, रेटिनल डिटैचमेंट हो गई, इस ट्रैक्शनल रेटिनल डिटैचमेंट कहते हैं कि अंदर इसके जब ब्लड आएगा इस कैविटी के अंदर, वो इस रेटिना को आगे पुल करेगा आंख के अगले हिस्से की तरफ, जिसको हम कहते हैं कि रेटिनल डिटैचमेंट हो गई। तो अब एक एक चीज पे मैकुलर एडिमा भी हो गया कि देखने में प्रॉब्लम हो गई, दूर देखने में भी हो गई, पढ़ने में भी हो गई। तो ये हमारा सेकंड पोर्शन था कि पहले हमने पूरी बॉडी पे शुगर के असरात और उससे प्रिवेंशन पे बात की। अब हम उसको इन्वॉल्व किया आई को, कि आई को कैसे कैसे ये इफेक्ट करती है, यानी आगे से लेके रेटिना तक कैसे कैसे इफेक्ट करती है। अब नेक्स्ट जो हमारा होगा टॉपिक, वो ये होगा कि ये जो 3 क्लासिफिकेशन या 4 क्लासिफिकेशन है आंख को इन्वॉल्व करने की, पर्दे की और बाकी की, इन सब का आगे अगर खुदा ना खास्ता हो जाए तो इसका ट्रीटमेंट क्या है, सर्जरी है, इंजेक्शन है, कंट्रोल है, इस पे हम नेक्स्ट व्लॉग में बात करेंगे। तो हमें इंतजार रहेगा नेगेटिव, पॉजिटिव या समवट अफेक्टिव फीडबैक का, क्योंकि नेगेटिव फीडबैक भी बेनिफिशियरी हो सकता है कि हम अपने आप को इम्प्रूव करें, और पॉजिटिव फीडबैक ये है कि अगर कोई अप्रिशिएट करे तो हमें खुशी होगी, हम और ज़्यादा करेंगे। और इन दोनों को मैं समझता हूँ ये अफेक्टिव फीडबैक है। डॉक्टर इजाज़ वेदला।